Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. लास्ट क्लास हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम और वो भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारा यूनिट 1 है एंड आई होप इस लेक्चर में हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारा 10 प्रिंसिपल्स है। उस 10 प्रिंसिपल्स को 3 वाइडर क्लासिफिकेशंस हैं। 3 वाइडर क्लासिफिकेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजंस, ये हमारा फर्स्ट। इसके अंदर हमारा 4 प्रिंसिपल्स है। पीपल फेस ट्रेड ऑफ, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। सेकेंड प्रिंसिपल है, सेकेंड वाइडर क्लासिफिकेशन है प्रिंसिपल ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट। इसमें हमारा 3 प्रिंसिपल है। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट्स कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। थर्ड हमारा वाइडर क्लासिफिकेशन है प्रिंसिपल ऑफ हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क। इसके अंदर हमारा 3 पॉइंट है। A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Next principle है prices rise when the government prints too much money. Third principle है society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. ये है हमारा 10 principles. 10 principles में 3 आपका वाइडर टर्म है और फर्स्ट आपका जो ब्रॉडर हेडिंग है उसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स है। सेकंड ब्रॉडर हेडिंग के अंदर आपका 3 प्रिंसिपल्स है एंड थर्ड ब्रॉडर हेडिंग के अंदर आपका 3 प्रिंसिपल और है। तो इट इन टोटल इट कम्स टू 10 प्रिंसिपल। तो हम एक एक करके समझते हैं ये प्रिंसिपल है क्या। पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या है ये मैंने लेक्चर 3 में बताया था, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर चेक करना। ट्रेड ऑफ क्या होता है? सिंपल, मैं एक काम करूँगी, मेरा वो काम बहुत पसंदीदा काम है, मेरे को वो काम बहुत अच्छा लगा था, मैं करना चाह रही थी, बट उस काम को अगर मैं करती हूँ तो किसी और काम को मैं सैक्रिफाइस करूँगी। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है इस लेक्चर को देखने और समझने में आपको हाफ एन आवर का टाइम लग जाए। उस हाफ एन आवर में हो सकता था कि आप किसी और पेपर, किसी और सब्जेक्ट को पढ़ लेते। तो आपने क्या किया? अपने ही एक पसंदीदा काम को करने के लिए आपने वो काम छोड़ के कोई और किया। आपने क्या किया? आप काम ए कर रहे थे, आप इकोनॉमिक्स का लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन उतना ही समय में आप कुछ और काम भी कर सकते थे। ये होता है ट्रेड ऑफ। क्योंकि आप जो भी करेंगे कोई ना कोई काम तो छूटेगा ही। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी इकोनॉमिक्स का लेक्चर आपको दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है इस समय में मैं कुछ और कर सकती थी। हो सकता है मैं किसी और सब्जेक्ट का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होती। तो इस तरह से क्या होता है, आप भी अभी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट आप इस समय में कुछ और कर सकते थे। ये होता है हमारा ट्रेड ऑफ। तो सोसाइटी में भी यही होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एजुकेशन का फील्ड हो या मार्केट में किसी कमोडिटी की बात कर ले तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे तो कोई काम छूट रहा होगा। अगर आप अभी कॉलेज जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है घर में आपको रिविज़न वर्क छूट रहा है। अगर आप घर में ही रह गए और अपने रिविज़न वर्क कर रहे तो कॉलेज का लेक्चर छूट जा रहा है। तो ये होता है हमारा ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। ये कुछ नहीं, इसमें आपको एक्सप्लेन कर देना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये तो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में बहुत बार बताया है, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप गिव अप करते हैं वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। थर्ड प्रिंसिपल है कि रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट सारे लोग रैशनल हैं, मोस्ट ऑफ द लोग रैशनल होते हैं। अब ये रैशनल क्या होता है आप ही सोचिए ना। आपको मम्मी ने 10 रुपये दिया और बोला कि जाके आप वेजिटेबल मार्केट से अनियंस लेके आओ, तो आप क्या करोगे?
आप वेजिटेबल मार्केट में ईच एंड एवरी वेंडर के पास चेक कर रहे होगे कि किसके पास अनियन है, और जिनके पास अनियंस हैं वो क्या रेट में आपको अनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड कर रहे तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी अगर है तो कहाँ पे कम दे रहा है, कहाँ पे ज़्यादा में दे रहे हैं। हो सकता है ना 10 रुपये में वेंडर ए जो है आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट वेंडर बी जो है आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ नहीं जाओगे, आप वेंडर ए के पास चले जाओगे। हो सकता है वेंडर सी जो होगा वो 10 रुपीज़ में आपको 1 kg प्रोवाइड कर दे रहा हो, और रिमेनिंग्स जो आपका ए और बी वेंडर थे वो आपको हो सकता है ½ kg ही दे रहे हो 10 रुपीज़ में। तो आप क्या करते हो, ये होता है रैशनल थिंकिंग। आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो कुछ भी अवेलेबिलिटी है, उसमें आप बेस्ट करते हो, उसमें आप क्या करते हो, बेस्ट करते हो। मतलब है कि आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो और फिर आप एनालाइज करते हो कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, मैं क्या ऑप्ट करूं। मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है, आप पढ़ाई ही कर रहे हो तो आप बहुत सारे बुक्स को देखते हो, कौन सा रेफरेंस बुक्स अच्छा है, किससे मैं पढ़ूं, किससे मेरे को समझ आएगा, कौन सी वीडियोस मैं देखूं, किससे मुझे समझ आ रहा है। तो आप क्या करते हो कि सेम सारे बुक्स में आपके कंटेंट तो सेम है, लेकिन आप करते क्या हो, आप वही बुक ऑप्ट करते हो ना जिससे आपको समझ आ रहा होगा। तो ये होता है रैशनल थिंकिंग कि आपके पास सेम उतना एक ही अमाउंट है, आपके पास भी 10 रुपये, मेरे पास भी 10 रुपये, हम दोनों को अनियंस खरीदने ही मार्केट जाने हैं, हम दोनों यही काम करेंगे। दोनों ईच एंड एवरी वेंडर के पास पहले विजिट कर रहे होंगे, किसके पास है, अगर है तो कैसा है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी है तो प्राइसेस क्या है। हो सकता है कोई 8 रुपये में दे रहा हो सकता है कोई 12 रुपये में, हो सकता है कोई 10 रुपये में, तो ऑब्वियसली हम 8 रुपये वाले के पास जाएंगे। क्वालिटी अगर सही है, सबका क्वालिटी सेम ही है, तो मैं 8 रुपये वाले के पास जाऊंगी। ये होता है रैशनल थिंकिंग। थर्ड है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव से मतलब होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अगर मुझे आदत है, सिंपल, मुझे आदत है इस मार्केट से लिखने की, या फिर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हम एक पेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांड ए और ब्रांड बी है। पेन यूज़ कर रहे हैं ब्रांड ए और ब्रांड बी, दोनों पेन क्या करेगा, लिखेगा ही, लिखने का ही काम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको बहुत पसंद है पेन ए, उसका प्राइस मार्केट में 10 रुपीज़ है और बी का भी प्राइस 10 रुपीज़ है, लेकिन विथ टाइम क्या होता है, ए जो है प्रोडक्ट ए का जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ हो जाता है और बी का प्राइस कांस्टेंट 10 रुपीज़ रहता है। हम क्या करेंगे, हम तुरंत स्विच कर जाते हैं, हम तुरंत प्रोडक्ट बी पे स्विच कर जाएंगे। हम प्रोडक्ट बी पे स्विच कर जा रहे हैं क्योंकि हमको क्या हो रहा है, मेरे को तो पेन ही चाहिए, लिखना ही है। उसका दाम बढ़ गया, प्रोडक्ट ए का प्राइस इंक्रीज कर गया, तो हम प्रोडक्ट बी पे स्विच कर गए। तो ये होता है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। सेम, अगर प्रोडक्ट बी का प्राइस बढ़ता और ए का कांस्टेंट रहता या ए का और घट जाता तो हम ए पे ही स्विच कर जाते, ए का डिमांड बढ़ता जाता। तो इंसान ऐसे ही बिहेव करता है मार्केट में। मार्केट में भी क्या होता है, हम जब सामान खरीदने जाते हैं, आप देख लो ना, एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट प्राइस कोटेशन होता है, डिफरेंट प्राइस होते हैं। आप क्या करते हो, नॉर्मली शायद बहुत लोगों ने देखा होगा सुपरमार्केट्स में हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी सामान लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कुकिंग ऑयल का पैकेट ले रहे हैं या फिर हम एक बिस्किट्स का पैकेट ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 3-4 ब्रांड्स हैं, सब में देखते हैं कि अच्छा हमें ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी कौन ऑफर कर रहा है, हम वो लेके चले आते हैं। तो इसी तरह से होता है, अगर पीपल भी, जो सोसाइटी में लोग हैं वो भी ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं। दाम बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते, कुछ और खरीदने लगते हैं। दाम घट जाता तो उसी प्रोडक्ट का प्राइसेस हाई होने लगता है। मतलब इंसेंटिव से रिलेटेड हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमको ये काम करके रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम वो काम और करेंगे। अगर किसी काम को करने से मुझे पनिशमेंट मिलती है तो हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे ना, हम वो काम नहीं कर रहे होंगे। तो इंसान रिस्पॉन्ड करता है इंसेंटिव्स। तो ये था हमारा फर्स्ट ब्रॉडर हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजंस। इंसान डिसीजंस कैसे लेता है। पहला तो ट्रेड ऑफ,
हम कुछ भी करेंगे एक काम छूट रहा होगा। पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम जो दूसरा छोड़ते, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच वी हैव फॉरगॉन, विच वी हैव जस्ट लेफ्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड वन इज रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। इंसान क्या करता है, रैशनली सोचता है। आप शायद ही ऐसे किसी इंसान से मिले होंगे जो आज एक शर्ट खरीदने गया, उसका प्राइस 1000 रुपया है, 1000 रुपीज़ उसका प्राइस है शर्ट का। कल उसे पता चला कि उसी प्राइस शर्ट का जो प्राइस है वो हो गया 2000, तो वो क्या करेगा? या तो वो शर्ट नहीं खरीदेगा ना, या फिर कोई और शर्ट खरीद लेगा, क्योंकि उसका 1000 रुपये का ही बजट है, वो 1000 रुपये में ही खरीदना चाहता है। ऐसा कम इंसान आप देखे होंगे कि वो 1000 रुपये में भी 2 शर्ट खरीद रहा था, 2000 का हो गया तो वो और बोलेगा कि हम 4 खरीद लेंगे। इसी शर्ट का प्राइस अगर 4000 रुपये एक हो गया तो वो बोला अब हम 8 खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपका प्राइसेस के साथ ही डिमांड जो है इंटरलिंक है। अगर आपका प्राइसेस हाई होते हैं, प्राइसेस अगर आपके हाई हैं तो आपका डिमांड घटता जाता है। प्राइसेस अगर आपके घट रहे हैं तो डिमांड आपका बढ़ता है। ये जब हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे ना तो आप और भी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वाइडर टर्म है प्रिंसिपल ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट। पीपल कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड, जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं ना तो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं हो रही है। ट्रेड में दोनों पार्टी का फायदा है। हम भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा इसी यूनिट में पढ़ना है हमें, उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। एक कंट्री क्या करती है, अगर मैं इफ़िशिएंट हूँ प्रोडक्शन करने में वीट का, इंडिया में राइस बहुत हो रहा है तो हम राइस वीट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया में मान लेते हैं कि इंडिया में कीवी का प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, रादर देन प्रोड्यूसिंग कीवी इन इंडिया व्हाट वी डू, कंट्री गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट कर लेती है कीवी एक्सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। इकोनॉमी का फंडा यही है, हम वही प्रोड्यूस करते हैं जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, क्योंकि हमको सब लोग को प्रोवाइड करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट जिस चीज़ का कम होगा वो कंट्री प्रोड्यूस कर लेती है, और जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होता है उसे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, दोनों ही कंट्री फायदे में है। तो ट्रेड में यही होता है, दोनों पार्टी फायदे में रहती है, किसी का भी प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मैंने लेक्चर 1 में बताया था। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें और किसके लिए करें, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे भी हम यही बात करें कि मार्केट में ही आप कुछ भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो आप मार्केट में ही उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में। मार्केट रहेगा तभी आपका सामान बिकेगा और तभी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सही से ऑर्गेनाइज होगा। मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रोडक्ट बिकता है, 100 प्रोडक्ट बिकते हैं, 100 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। सॉरी। गवर्नमेंट्स कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम। गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट का रेगुलेशन लगाती है, टैक्सेस इम्पोज करती है। वो सब ये क्यों कर रही है, क्योंकि मार्केट में एक इक्विलिब्रियम बना रहे। प्राइसेस ही तो है जो मार्केट कंट्रोल करती होती है, नहीं तो प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे किसी भी सामान का तो डिमांड बिल्कुल ही शायद घट जाए, 0 पे आ जाए। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करना होता है, गवर्नमेंट हमेशा रहती है। गवर्नमेंट एक हेड के रूप में मार्केट में रहती है, वो इतना ही पैसा मार्केट में देती है जितना से मार्केट सही से वर्क कर सके। मार्केट में उतना ही पैसा इम्पोज करती है। मार्केट हमेशा क्या करती है, मार्केट का जो आउटकम्स है उसको रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। मार्केट पे कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। और कंट्रोल किस तरह से, ये जो हमारी पॉलिसीज है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ये सारे क्या करते हैं, मार्केट को रेगुलेट करते हैं। मार्केट को रेगुलेट करते हैं। और गवर्नमेंट भी टैक्सेस इम्पोज करती है, ड्यूटीज
ड्यूटीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स पे चार्जेस करती है। इससे क्या होता है, आपका प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं, प्राइसेस हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क। अब इकोनॉमी एज अ होल कैसे काम करती है, इसके अंदर हमारा 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि आपकी कंट्री कितना प्रोड्यूस करती है। एक कंट्री है जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, किसी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो है। एक कंट्री आप बोल सकते हो कि बहुत रिच है, एक कंट्री काफ़ी पुअर है, क्योंकि प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लिंक है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा अगर कंट्री में, कंट्री अगर सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो क्या होगा, लोगों को वो काम देगी, लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आपके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो कंट्रीज जो है, और साथ साथ ये भी तो डिपेंड करता है एक लेबर आपका कितना स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। ये सारे फैक्टर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन, कंट्री की प्रोडक्शन की। कंट्री कितना, उसकी एबिलिटी है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी क्षमता क्या है। इंडिया में आपको भी पता है बहुत सारे लेबर्स हैं, और आप किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, वहाँ पे लेबर जो है वो काफ़ी कम है। तो इसीलिए इंडिया में क्या होता है, प्राइसेस लेबर्स के बहुत कम है। एक इंसान जो है स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। लेबर्स बहुत चीप है, बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत सारे आपकी जो कंपनीज़ हैं यहाँ आ रही हैं ड्यू टू चीप लेबर, और यहाँ पे काम कर रही हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर किसी फॉरेन कंट्री में आप किसी प्रोडक्ट ए को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो और लेबर को आपको 1000 देना पड़ रहा है पर आवर, तो आपका क्या होगा, एट एंड आपका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगा। बट सेम इसी प्रोडक्ट ए को अगर हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, तो हमने 500 पर आवर पे ही लेबर को रख लिया है और काम कर रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी लो हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो डिपेंड करता है। आपकी कंट्री जितना प्रोड्यूस करेगी उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पैसे रहेंगे तो आप पैसा को क्या करोगे, मार्केट में दोगे। पैसा अपने पास लेके चुपचाप बैठ तो नहीं जाता ना कोई इंसान, उसको खर्च करता है मार्केट में, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है उससे। तो कंट्री कितना प्रोड्यूस करती है उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिटरमाइन होता है। रिच कंट्रीज जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, इसलिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहता है। पुअर कंट्रीज़ का जस्ट ऑपोजिट रहता है। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही बड़े लेवल पे है। आप उसको लेबर से जोड़कर समझ सकते हो, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। कंट्रीज़ खुद में सेल्फ सफिशिएंट है प्रोड्यूस करने की, लेबर्स बहुत है बट कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कंट्री में, उस तरह की कंट्रीज़ में आपके रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मार्केट को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है सही से, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये था कि कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जितना गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेगी उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री का उतना हाई होगा। प्रोडक्शन अगर कम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। गवर्नमेंट, आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट जो है उसको पैसे की कमी है और वो नोट छापती जा रही है? नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकती है। क्यों? आपका जो ये फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब क्यों बना है? इसीलिए तो बना है। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना होता है, उसे पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करती है? टैक्सेस बढ़ा देती है। वो कहीं ना कहीं से पैसा जो है वापस पब्लिक से ले रही होती है, कोई और वे से वो पैसा रेवेन्यू जनरेट करती है, रादर दैन प्रिंटिंग टू मच ऑफ मनी। इसीलिए आप देखो जब भी बजट बनता है, कोई भी कंट्री जो है वो हमेशा लॉस में रह रही है। ऐसा तो नहीं होता, क्यों लॉस में? करोड़ों का लॉस क्यों है कंपनी को? मशीन है ना कंपनी, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बस तो मशीन है। गवर्नमेंट को तो ये मतलब कर भी सकता है, वो तो प्रिंट कर भी सकता है, वो सारे नोट छाप दो।
और लॉस से आप बाहर निकल आओ। बट ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो ऐसा कर देगी तो हर इंसान के पास बहुत सारा पैसा होगा, मिसयूज़ होगा, मार्केट में वो मनी जो है प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करेगी, और प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करेगी तो इकोनॉमी जो है ठप हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन का जो चेन है उसके साथ आपको चलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करती है कि प्रिंट्स टू मच ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा वो प्रिंट करके लॉस अपना बेयर नहीं कर लेती है, या फिर वो इस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। इस सबको ही रिस्ट्रिक्ट करती है ना हमारी फिस्कल पॉलिसी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, यही तब तो समझाती है हमें। नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड द लास्ट प्रिंसिपल हमारा ये है कि सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी जो है वो एक शॉर्ट रन का ट्रेड ऑफ फेस करती है। कब? जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में हमारा एक रिश्ता है। अब ये रिलेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आपकी बढ़ रही है। आप सोचो ना, किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, आज मुझे इस प्रोडक्ट ए का 100 यूनिट्स ही रिक्वायर्ड है मार्केट में। सडनली क्या होता है, प्रोडक्ट ए का कल मुझे 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बस हमने सोचा और हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? लेबर को लाना होगा। लेबर को लाओगे, लेबर अपने कंपनीज में बहुत सारे लेबर्स आ जाएंगे, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे और वो जो है आपको हेल्प करेंगे 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो आपका लेबर का भी डिमांड बढ़ रहा है, और लेबर का भी डिमांड बढ़ रहा है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। अभी अगर मेरे पास एक सिंपल बात बोलते हैं, जस्ट एक एग्जांपल है कि अभी मेरे पास 1 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड। सडनली क्या हुआ? डिमांड्स बढ़ने लगी, मुझे लेबर्स चाहिए, और सारी कंपनी, सारे फर्म्स जो है लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने लगे, सब लेबर्स को काम पे रखने लगे, लोग काम करने लगे। तो सडनली क्या होगा? ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा तो नहीं ज़ीरो हो जाएगा, बट हाइपोथेटिकल इतना भी नहीं मानना चाहिए। वी कैन जस्ट थिंक ऑफ कि ये घटकर 30,000 हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी घटी ना। प्रोडक्शन बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ा और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट घट गया। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपस में एक रिश्ता है, उनका रिलेटेड है। सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ क्यों बोला गया है? बस इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है वो हमेशा बढ़ती रहे ऐसा हमेशा नहीं होता है। महंगाई भी एक समय तक बढ़ती है, फिर रुकती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, उनका ग्राफ चलता रहता है। इसीलिए हम इसे शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बोलते हैं, क्योंकि हमेशा महंगाई बढ़ती रहेगी ऐसा नहीं होता है ना। सडनली मार्केट में हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बहुत हाई हो गया, तो वो हाई हमेशा रहेगा क्या? आपके जीवन भर तो नहीं रहेगा ना। विथ टाइम उसका डिमांड फिर से घटेगा और फिर उतना लेबर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा और फिर से लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। डिमांड बढ़ा, लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता चला गया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये था हमारा 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स।